नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों? आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान के उद्देश्य का विशेषताएँ एवं नागरिकता से संबंधित वीडियो है। इसमें हम आपको संविधान के उद्देश्य का विशेषताएँ एवं नागरिकता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में लेके आए हैं और विगत वर्षों में रिपीट हुए क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में लेके आए हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें विगत वर्षों के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। विचार करें कि समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों के विचारानुसार क्रम दीजिए। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। कौन सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर कौन होगा, कौन होगा। तो आंसर आप दीजिए, आप लोग बताइए 3142 होगा या 3412 होगा। बताइए आप लोग एक बार थोड़ा सा बताइए तब हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्रम बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप आंसर देख लीजिएगा उसमें कौन सा मैच खाएगा। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा सार्वभौमिक। सार्वभौमिक माने 3 होगा। उसके बाद समाजवादी शब्द आएगा, फिर धर्मनिरपेक्ष आएगा 4 नंबर, फिर आएगा आपका प्रजातांत्रिक 2 नंबर। तो 3142 दोस्तों पहला ही आंसर आपका सही होगा 3142। तो निम्न शब्दों पर विचार करें, क्या होगा? पहले सार्वभौमिक होगा, फिर होगा समाजवादी होगा, फिर धर्मनिरपेक्ष होगा, फिर प्रजातांत्रिक होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? बताए दोस्तों कौन सा होगा अनुच्छेद? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो संविधान है वो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं वो बताइए आप लोग। समाजवाद या ग्राम स्वराज या पंथ निरपेक्षता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा, वो कौन से शब्द हैं बताइए। दोस्तों एक आपका जोड़ा गया है समाजवाद और एक जोड़ा गया है पंथ निरपेक्षता। ये 2 वर्ड 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। एक समाजवाद है और एक है पंथ निरपेक्षता। 2 शब्द जोड़े गए हैं। तो 2 शब्द देखिए कौन से उत्तर में मैच खा रहा है। तो 1 और 3 इसमें मैच खा रहा है, तो करेक्ट आंसर ये होगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या हम भारत के लोक शब्दों से। दोस्तों प्रस्तावना या उद्देशिका जिसे कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वही पूछा है। तो प्रस्तावना जिसने पढ़ा है वो बता लेगा। प्रस्तावना हम भारत के लोग, तो करेक्ट आंसर होगा डी, हम भारत के लोक शब्दों से। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संविधान द्वारा जोड़े गए। 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, या उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। कौन सा होगा कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। याद रखना है, ये 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये तो बाद में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ये बाद में शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, अभी आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? तो करेक्ट आंसर होगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यही होता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है।
पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। बताइए कौन कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? ये बात एकदम सही है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना, ये एकदम सही है। उसके बाद इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ठीक है। ये 3 ऑप्शन माने 1, 2 और 4, ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य? कौन सा है? कौन सा क्रम एकदम सही है? जब 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू किया गया था, बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इतने शब्द लागू किया गया था, बाकी तो जो आए धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये सब तो बाद में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ठीक है, यही एकदम सही है। निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो भारत में, मान लो ये राज्य आपका यूपी हो गया, तो यूपी को आप नहीं कह सकते कि यूपी हमारा मुस्लिम धर्म है या हिंदू धर्म है या सिख धर्म है, तो यूपी का कोई धर्म नहीं है। वही कह रहा है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, राज्यों का कोई धर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव है। निम्न में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता, बताइए। 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, वो था अखंडता। अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द है जो उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण, कौन सा है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों समाजवादी, आप जब आप उद्देशिका पढ़े होंगे तो उसमें आपको समाजवादी मिला होगा, पंथ निरपेक्ष मिला होगा, संप्रभुता संपन्न मिला होगा, लेकिन लोक कल्याण नहीं मिला होगा। तो करेक्ट आंसर लोक कल्याण होगा, यही संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो कौन सा वाद है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट आंसर होगा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा होगा? सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये ऐसा वाद है कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, या स्वतंत्र न्यायपालिका, या संघात्मक सरकार? कौन सी विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की? बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा अध्यक्षात्मक सरकार। यही भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी तो संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज है, राजधानी है, संप्रभुता है, या शासनाध्यक्ष है? बताइए आप लोग। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ध्वज है, या राजधानी है, या संप्रभुता है, या शासनाध्यक्ष है? तो करेक्ट आंसर हम देने वाले हैं, आप लोग बताइए क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संप्रभुता। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, आप लोग ध्वज और राजधानी की तरफ बिल्कुल मत जाइए। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा है उद्देश्य क्या प्रस्तावना, तो थोड़ा सा टॉपिक का ध्यान देते हुए आंसर करिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? अब बताओ, ए या बी या सी या डी? एक बार पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, या सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, या फिर ये सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, या सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या गणतंत्र? कौन सा सही होगा बताइए आप लोग। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये एकदम सही क्रम है प्रस्तावना के सिलसिले में दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, या 9वीं अनुसूची, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो कौन सा ऑप्शन है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? बताइए। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना जो है, यही संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई किसमें? मूल अधिकारों में, या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में, या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर करिए। तो 20 का जो आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यही आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, या आर्थिक स्वतंत्रता? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। बाकी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता की बात की है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। इसलिए आप लोग प्रस्तावना एक बार जरूर रट लीजिएगा। प्रस्तावना आप लोग याद कर लेंगे तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, और अगर प्रस्तावना चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको प्रस्तावना कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, पूरा प्रस्तावना आपके पास पहुंच जाएगी। बस आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, या गणराज्य? कौन सा अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उसमें कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो कौन से शब्द नहीं सम्मिलित थे? तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन कौन से नहीं सम्मिलित थे? तो करेक्ट आंसर होगा समाजवादी, एक ये नहीं, और एक अखंडता नहीं था। ये तीनों शब्द नहीं थे दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 1, 2 और 3। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थे। संविधान में दिया गया जो आमुख है वो
कैसा है, न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के लिए उद्देश्यों की उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन कौन से सही होंगे, संविधान में दिया गया आमुख कौन कौन से सही हो सकते हैं, तो एक बार आप लोग बताइए। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी चारों सही हैं। संविधान में दिया गया आमुख ये तीन चारों हैं। न्यायालय में लागू नहीं होता है, अब महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो ये चारों के चारों सही होंगे। अगला क्वेश्चन, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे कब? इकतालीसवां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, या 43वां संशोधन द्वारा, या 44वां संशोधन द्वारा। तो कौन सा बताइए। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे कब? तो कब सम्मिलित किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद या अंतःक्रियावाद। तो जो करेक्ट आंसर होगा सार्वभौमिकता। करेक्ट आंसर होगा ए, सार्वभौमिकता। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस जिसे पूर्व सोवियत संघ के भी कहते हैं के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो वो जो लिया गया है मौलिक कर्तव्य वो रूस से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से? रूस, जिसे पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं। तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन ये कहता है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आयरिश, या कनाडा, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आयरिश, आयरलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, या अमेरिका की, या ब्रिटेन की, या स्विट्जरलैंड की? कौन सी, किस देश की देन है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, भारत की। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था ये भारत की देन है दोस्तों, भारत की। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य की नीति निदेशक के निर्माण में योगदान है? तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस से, या आयरलैंड से, या जापान से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, या संविधान की तीनों सूचियां, या न्यायपालिका की द्वैधता, या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जिस देश से अपनाया गया है वो, और ठीक है कि कौन सा किस देश से लिया गया है। जैसे राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संघ राज्य संबंधी, ठीक है, ये सब कहाँ से लिए गए हैं बता रहे हैं आपको। तो राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत अभी आपने देखा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। और मूल अधिकार हमारे कहाँ से? मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है। संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची ये कहाँ से लिए गए? समवर्ती सूची हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, ये हमारा कनाडा से लिया गया है। ठीक, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं थे, ये हमारा कनाडा से लिया गया। ठीक है। तो देखिए हम आपको मिला के दिखा दिए। अब इसमें ऑप्शन कौन सा होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा डी, 3512 वाला। अगला क्वेश्चन, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है कहाँ से? किस देश के संविधान से? यूएस के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या यूएसआर के संविधान से। तो बताइए समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है?
तो अभी मिलान में आपने देखा है कि कहाँ से ली गई है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। फिर से सुमेलित करने वाले क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कौन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन, ये हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमारी जापान से है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये हमारा कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया से। कहने का मतलब जो सूचियाँ हैं वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ये हमारा कनाडा से लिया गया। ठीक है, तो 33 का आंसर होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है कि कौन कहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली, ये हमारी यूके से लिया गया है। आपात उपबंध, ये जर्मनी से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 की मैं बात कर रहा हूं कि जो लोकहित मुकदमे की संकल्पना है ये कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से, या ऑस्ट्रेलिया में, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या कनाडा में? कहां से प्रारंभ हुआ था लोकहित मुकदमे की संकल्पना? तो बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, या ऑस्ट्रेलिया में, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, या कनाडा में? कहाँ से हुआ था? तो लोकहित जो मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है? केवल भारत में है, या केवल यूएसए में है, भारत यूएसए में है, या केवल यूके में है? तो दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि भारत में है, और भारत में है तो ये कहाँ से लिया गया था ये भी पता होना चाहिए। तो न्यायिक पुनर्विलोकन ये यूएसए में है दोस्तों, यूएसए में। तो दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपके, एक तो भारत और यूएसए में है, दो जगह पे ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। तो कौन सा ऑप्शन सत्य है? 37 का आप लोग जवाब दीजिए। तो जो 37 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था, कनाडा, या यूनाइटेड किंगडम, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या आयरलैंड? ठीक है, कौन कौन सा? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, कनाडा। ठीक है, भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, या यूएसएआर, या ऑस्ट्रेलिया? कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, या विधि का शासन, या सत्तावादी सरकार? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सत्तावादी सरकार करेक्ट आंसर। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता ये नहीं है सत्तावादी सरकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है?
इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो भारतीय संविधान के जो बृहद होने का कारण है वो है यह संघ तथा राज्यों सरकारों का संविधान है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसलिए यह भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने, केसीवियर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने या डी वसु ने? किसने कहा था कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया? कौन कहा था? तो करेक्ट आंसर होगा जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका एक कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? डी वसु ने, या के मुंशी, या बी आर अम्बेडकर, या ए के अय्यर? कौन कहा था संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यह किसी ने कहा था, बताइए। तो यह कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बी आर अम्बेडकर, कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये तीनों के तीनों एकदम सही होंगे। ठीक है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के यही मूलभूत लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार? तो भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है, बताइए, कमेंट करिए। तो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। जो राष्ट्रीय पद्धति की सरकार, ये भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में यही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे वे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित है और अनम्य है। इससे यह न्यायपालिका स्वतंत्र है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट आंसर होगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ही है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक, कथन और कारण का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, कारण क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। क्या है? ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है। माने कथन भी सही है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। कारण है ये, इसलिए न संघात्मक है न एकात्मक, इसलिए वो अर्धसंघात्मक है। ठीक है, तो इसलिए ए तथा आर दोनों सही है, और जो हमारा कारण है आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तभी तो अर्धसंघात्मक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है जो भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, या द्विसदनात्मक व्यवस्था, क्या या वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका? तो करेक्ट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा जो है यही अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है। गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बताइए आप लोग। सही उत्तर का जवाब दीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा गुट निरपेक्षता। ये गलत है।
ये पंचशील का सिद्धांत में नहीं आता है। बाकी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, ये सारे आते हैं, बट गुटनिरपेक्षता नहीं। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? कहाँ यह अवधारणा सर्वप्रथम जन्म ली कि लिखने का संविधान, लिखित संविधान होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिखित संविधान की अवधारणा ने जन्म लिया। उसके बाद भारत का भी संविधान लिखित हुआ। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या हो सकता है? ए, बी, सी, डी। इन तीनों को पढ़िए। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। बताइए, आप कथन को पढ़िए और कारण को पढ़िए और बताइए क्या हो सकता है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, क्यों नहीं है भाई? ये तो गलत है ना, संघीय राज्य है। तो इसलिए ए सही है, परंतु आर गलत है हमारा। करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। तो संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ है? यही चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प होगा। तो कौन सा विकल्प होगा बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। यही संविधानेतर अधिकार का अर्थ है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से कथन और कारण का आता है। तो आइए पढ़ते हैं। कथन क्या कह रहा है? राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। बताइए, थोड़ा सा पढ़िए और दिमाग लगाइए कि क्या कथन सही है या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रखते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी बात एकदम सही है। ठीक है। तो दोनों कथन सही है, माने दोनों कथन और कारण दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, और जो आर है ना कारण, ये कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है कि लचीला है कि न ही कठोर न ही लचीला, या अंशतः कठोर या अंशतः लचीला, कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ये भारतीय संविधान है अपना। अगला क्वेश्चन फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। कथन और कारण को पढ़िए और ध्यान से आंसर करिए। करेक्ट आंसर है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये बात सत्य है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी बात सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। करेक्ट आंसर बी होगा। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने, या एम.पी. पायली, या एलेक्जेंड्रोविक्स, या केसीवियर? किसने कहा था? तो वो केसी वियर ने कहा था, केसी वियर ने। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ भी आवश्यकता हो इसमें से, कुछ भी कंटेंट की जरूरत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और बताएंगे कहाँ कंटेंट मिलेगा। आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, हम आपको कंटेंट दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।